हाँ, मेरे सामने का बैग देना। जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि फर्स्ट 5-10 मिनट्स हम 1 से 4 वाला जो है वो साथ साथ में रिवीजन भी करें। मैंने सजेस्ट किया था कि दीदी फोर्थ वाला जो एक है। सेकंड। दीदी दीदी आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आप वापस हमारे टीचर बने। लास्ट क्लास में मैं बराबर अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आप वापस टीचर बने हमारे लिए। नहीं प्लीज मेरे को मत थैंक यू बोला, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, सब हाँ ठीक है, वही। जैसे भी है। ठीक है दीदी। और आपके कारण ही हम वो पहला एग्जाम थोड़ा सही तरह से कर पाए दीदी, इसलिए थैंक भैया यू। तीसरी एग्जाम में भी यही रहने वाले हैं, आप चिंता मत करो। आप तो केवल ज्ञानी है आंटी। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा पद केवली का मत दो, बता रही हूँ। ठीक है आंटी। ठीक है, हम फोर्थ चैप्टर से डेफिनेशन जो है उनको एक बार साथ साथ में क्विक रिवीजन में लेते रहेंगे। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन चलेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक हम देखेंगे। सबसे पहला जो जैसे था हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म की डेफिनेशन आप में से कोई। जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। राइट। ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 वेद पढ़े थे हमने। स्पीकर। अभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनपर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। अब यहाँ पे ये एक डिफरेंस था कि कर्म और वर्ड दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस। जैसे अभिनिबोधक ज्ञान अगर वो पूछा जाए तो वो अलग डेफिनेशन होगी, और अभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कर्म अगर ये पूछा जाए तो उसकी अलग डेफिनेशन होगी। अब जैसे अभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कर्म है तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव के या आत्मा के अभिनिबोधक ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण लगे उसे अभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। इस तरीके से जितने भी ज्ञानावण्य के 5 कर्म है सबकी डेफिनेशन सेम रहेगी। डिफरेंस आएगा सिर्फ केवल ज्ञानावण्य में, वहां पे न्यूनाधिक की जगह होगा पूर्ण। क्योंकि केवल ज्ञानावण्य में कभी ऐसा नहीं है कि कम आवरण लगा है कि थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट होगा, वो या तो पूरा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिर्फ यही डेफिनेशन का डिफरेंस रहेगा, बाकी सबकी डेफिनेशन सेम रहेगी। फिर आएगी बारी वर्ड्स की जो डेफिनेशन है। तो जैसे ज्ञानावण्य कर्म है तो उससे सबसे पहले ज्ञान की डेफिनेशन, ज्ञान की डेफिनेशन कोई बताएगा आपने से। मैं बोलूं? पदार्थों मैं के बोलूं? विशेष धर्म का बोध ज्ञान कहलाता है। करेक्ट। हाँ। किसी भी तो पदार्थ के विशेष। हाँ। विशेष धर्म द- के बोध को ज्ञान कहते हैं। अब आएगा विशेष धर्म। अभिनिबोधक हाँ। ज्ञान। अभिनिबोधक का ज्ञान मीन्स अभि यानी अभिमुख होकर, नी यानी नियत या निश्चित, और बोध यानी जानना। तो इंद्रियों एवं मन के द्वारा अपने अपने विषय से जो भी हमारे सेंसेस है वो और मन, इनकी हेल्प से अपने अपने सब्जेक्ट से अभिमुख होकर जो नियत का बोध किया जाता है उसको अभिनिबोधक ज्ञान कहा जाता है, और इसके ऊपर न्यूनाधिक आवरण आया उसको अभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कर्म बोला। इसी तरीके से शुद्ध ज्ञान है कि अभिनिबोधक ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को और स्पष्ट रूप से जान पाना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? मर्यादा। अब मर्यादा किस चीज की? तो मर्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव काल की भाव। मर्यादा। हाँ, रूपी को जान सकते हैं, अरूपी हाँ, को नहीं। एंड सेकेंड इज रूपी को जान सकते हैं अरूपी को नहीं। तो इस मर्यादा के द्वारा रूपी पदार्थों को जो भी जान पाएगा। अब यहाँ पॉइंट ये रहेगा कि इंद्रियों व मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से, अभिनिबोधक और श्रुत में क्या कर रहे थे हम? इंद्रियों और मन की हेल्प से हो रहा था जो काम हो रहा था। अवधि में साक्षात आत्मा से, इंद्रियों मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों के विशेष धर्मों को जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। इसी तरीके से मन पर्यव ज्ञान, तो मन पर्यव भी ज्ञान भी क्या है? इंद्रियों व मन की सहायता के बिना है, साक्षात आत्मा से। अब मन पर्यव यानी मन के पर्याय, तो मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए संगी पंचेंद्रिय जीवों के, इसमें सब आ गए।
मनुष्य भी आ गए, तिर्यंच भी आ गए, देव भी आ गए। मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन के भावों को जानना, दैट इज मन पर्यव ज्ञान। लास्ट वन इज केवल ज्ञान। केवल का मतलब क्या है? केवल यानी संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण केवल यानी संपूर्ण, यानी कंप्लीट। तो कुछ भी स्पेसिफिक पदार्थ है, उसका सब कुछ, उसका भूत वर्तमान भविष्य संबंधी एवरीथिंग, सारा एक साथ में स्पष्ट रूप से जानना केवल ज्ञान कहलाता है। तो ये था हमारा ज्ञानावर्णीय कर्ण और उसके सब पार्ट्स की डेफिनेशन। ये हमारा था पहले का रिवीजन। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट आगे का। पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे पुद्गल विपाकनी, एक चार्ट बनवाया था मैंने, इस तरीके का देखिए वो चार्ट होगा। आज मैं लेके आई हूँ मेरा नोट्स। दीदी एक डाउट है चार्ट में, हाँ जी, वर्ण में क्या नाम, चार नाम लिए जाते हैं? काले किसमें? नीला सफेद, वर्ण वर्ण चार ही तो है। वर्ण चार का मतलब है वर्ण, पांच। गंध, रस, स्पर्श। वर्ण गंध रस स्पर्श, हाँ वही वही पूछना था, सॉरी। हाँ जी, वर्ण चार जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो सुनीता जी आप शायद कुछ पूछ रहे हैं। आपका फोन म्यूट है तो हमको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आप अच्छा, पहले अनम्यूट कीजिए। ओके ओके। स्क्रीन अच्छा, शॉट आप शेयर कर दीजिए तो हम शॉट ले लेंगे। वो अब अभी मैंने ना रफली चार्ट बनाया का हुआ है, अगर चार्ट किसी का ने। स्क्रीन शॉट ले लूंगी मैं, अगर आप थोड़ा सा ये एक बार दिखा देंगी तो। हाँ जी, थैंक यू। ओके, डन। ओके। वर्ण चार अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब कृष्ण नील कापोत ये वाला नहीं है। उसका मतलब है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। इसको हम शॉर्ट में वर्ण चार लिखते हैं। ठीक है। तो हमारी जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें गति चतुर्दशक की 24 परागात अष्टक की चल रही थी। हमारे उद्योत पे हमारी गाड़ी अटकी थी। उद्योत हम जो है लास्ट डिस्कस कर रहे थे। तो उद्योत जो हमने बोला था कि उद्योत एक तो पाया जाएगा औदारिक में। ठीक है। औदारिक में किस होगा? औदारिक में होगा तिर्यंच की अपेक्षा, जो होता है भव प्रत्यय से, भव स्वभाव से, यानी बाय डिफॉल्ट होता है। फिर वैक्रिय में भी हो सकता है उद्योत, और आहारक में भी हो सकता है। अब वैक्रिय और आहारक में कैसे होगा ये हम डिस्कस कर रहे थे। वैक्रिय में होगा कोई भी मनुष्य, अब इसमें यहां कोई नहीं होगा, स्पेसिफिकली साधु। कोई साधु जो जिसको लब्धि है वो अपना वैक्रिय शरीर बनाते हैं, तो उनमें उद्योत हो सकता है। ओके, और सेम कोई साधु जब आहारक शरीर बनाते हैं। दीदी उद्योग तो रोशनी से संबंधित है ना, तो उनको क्या वो प्रकट दिखाई देगा क्या उनको? जो वो ठंडी मतलब वो जो बोलते हैं ना, स्वयं उष्ण न होते हो भी उष्णता रहित उष्ण प्रकाश ही रहित देते प्रकाश हैं, प्रदान करे, तो जैसे ना। उनमें वो उष्णता रहित प्रकाश आएगा क्या? हाँ हाँ, वो एक ठीक है प्रकाश दीदी। जैसा, एक लाइट जैसा जो ग्लिम्प जिसको हम आहारक बोल शरीर सकते का जो बोलते हैं ना दीदी, स्फटिक के सारा हैं। हाँ प्रकाश रहता है, करेक्ट, तो वही है क्या? ये वही अच्छा है। अच्छा हाँ दीदी, हाँ ठीक है जी, दीदी। ये ठीक, वही है। तो ठीक साधु है के दीदी। आहारक शरीर में और साधु के वैक्रिय शरीर में, प्लस देवों के उत्तर वैक्रिय शरीर में। अब देवों के उत्तर वैक्रिय क्यों बोला? बिकॉज देव के पास ऑलरेडी कौन सा शरीर है? वैक्रिय शरीर, वही करिए। राइट। अब वो अपने वैक्रिय शरीर से, देव के पास में लब्धि कि वो कुछ भी अपना अलग अलग रूप बना सकते हैं। तो कुछ एक बॉडी उसके पास में जो ऑलरेडी वैक्रिय है, वो वैक्रिय से कुछ और बना रहा है, कुछ और तभी बना रहा है जब उसके पास में वैक्रिय की शक्ति है। तो इसलिए उसको उत्तर वैक्रिय बोला गया। वो जो सेकंड रूप बनाएगा उसको बोलते हैं उत्तर वैक्रिय। जो प्राइमरी रूप है वो वैक्रिय है, और हाँ जो जी, जो दूसरा रूप बना रहे हैं वो सभी उत्तर वैक्रिय है। वो उत्तर चाहे वो वैक्रिय होंगे। 5 भी रूप बनाएंगे, वो 5 भी उत्तर वैक्रिय ही कहलाएंगे। बिल्कुल, अगर ठीक है दीदी, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, भव प्रत्यय यानी जन्म से उद्योत होगा तिर्यंच को। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बुक पे नहीं लिखा हुआ है। भव प्रत्यय यानी जन्म से उद्योत पाया जाएगा तिर्यंच में, और गुण प्रत्यय यानी लब्धि से साधु के वैक्रिय शरीर में,
साधु के आहारक शरीर में और देवों के उत्तर वैक्रिय शरीर में। दीदी देवों के वैक्रिय शरीर में क्यों आके रोशनी नहीं, मतलब उद्योत नहीं रहता है दीदी? वैक्रिय तो उनका बाय डिफॉल्ट बॉडी है। हाँ, मगर उसमें नहीं रहता है क्या? नहीं, अच्छा जब ये लब्धि से बोल रहे हैं ना हम, अच्छा। भाव प्रत्यय से तो है ही नहीं उनको। अगर वैक्रिय शरीर होता तो उनको भी भाव प्रत्यय से ही होता। नहीं नहीं, उनका देवों का बाई डिफॉल्ट वैक्रिय शरीर है, हाँ, बहुप्रत्यय उनका वैक्रिय शरीर है। तो लेकिन देवों उद्योत उनको गुण प्रत्यय से मिला है, भाव प्रत्यय से नहीं मिला। बहुप्रत्यय से नहीं मिलता है उनको उद्योत। हाँ, भाव ठीक है दीदी। प्रत्यय से उद्योत सिर्फ तिर्यंश को ही मिलता है, ये नियम है। नहीं, तिर्यंश को बहुप्रत्यय से। अच्छा ठीक है दीदी, सिर्फ ओके। तिर्यंश को। ओके दीदी, समझ आ गया। प्रत्यय से भाव उद्युत को प्रत्यय से यानी कि जन्म चार से। बाई चार डिफॉल्ट। कंडीशंस हो गई ना। औदारिक शरीर में भव प्रत्यय तिर्यंश में है ना। हाँ जी, और वैक्रिय में दो कंडीशंस हैं। एक तो जब देव उत्तर वैक्रिय करें तब उद्योत होगा ही होगा, नियमा है ना। हाँ एंड सेकेंडली गुण प्रत्यय साधु जो वैक्रिय करेंगे तो। हाँ और फोर्थ हो गया हमारा आहारक, वही 14 पूर्वधारी साधु जब हाँ जी, आहारक शरीर आरएच बनाएंगे तब। ये चार कंडीशंस में है। ये चार कंडीशन है। और तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे काम वैक्री आएंगे, में वो इनसे रिलेटेड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय या मनुष्य जब वैक्रिय बनाता है लब्धि से तो समचतुरस्ती होगा उसको। एक मिनट, ये सन्नी तिर्यंश और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय हम्म और मनुष्य, उसके पास लब्धि है, वो अपना वैक्रिय शरीर अगर बनाता है हम्म तो वो समचतुर संस्थान ही होगा। ओके। हुंड नहीं करेगा। नहीं, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य अगर वैक्रिय लब्धि का यूज करेंगे और कुछ भी वैक्रिय शरीर बनाएंगे तो कंपल्सरी समचतुर संस्थान ही होगा। बट फिर वो बात है ना, अब जैसे मैंने अब आपका हुंड है, मेरा भी हुंड है, ठीक है। आपके हम्म पास लब्धि है, आपने वैक्रिय की और सोनाली की वो बना ली, हम्म तो हुंडी तो बनेगा, फिर समचतुरस थोड़ी बन पाएगा। नहीं, जब वो लब्धि का यूज करेंगे ना तो ऐसा कुछ होगा कि पावर का यूज करके वो समचतुर, जिसके पास वैक्ट्री हो जाता है ना, उसका वो संस्थान बदल जाता है, वो वो नीचे में उसका सम जाएगा, चतुरस आ जाता है वो नीचे में नहीं जाएगा। एक हाँ। सेकंड, एक और इसका ये ऐसा मतलब है ना, नियम है। मतलब अभी हम्म। वो है, वो केवली भगवंत अपने विषय में जाने, बाकी ये मतलब नियम है। एक और ठीक है। नियम है, वायु का एक तिर्यंश होगा अगर, मतलब कोई स्थावर समझ लीजिए आप लोग, वो लोग जब वैक्रिय शरीर अगर बनाएंगे तो वो हुंडी होगा कंपल्सरी। ओके। वायु वायु ही तो करता है, और या तिर्यंश नहीं, सिर्फ वायु की वैक्री हुई और किसकी वैक्री स्थावर, होगी? स्थावर, स्थावर में कौन वैक्री कर रहा है सिवाय वायु के? स्थावर सारे, कोई भी अगर करता है तो तो वैक्री करे। स्थावर के सारे जीव स्थावर ये के कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, के पास लब्धि आ जाए और वो वैक्रिया ही करते हैं ना, ये तो वायु का ही करते हैं ना, केवल सिर्फ वैक्रिया। वायु का ही करते हैं, स्थावर और स्थावर तो करते ही नहीं है वैक्रिया कर ही नहीं सकते। उनके। और वायु की भी जो वैक्री है ना, वो भाव प्रत्यय है। उनको उससे नहीं मिलती। उनको लब्धि कैसे मिलेगी ना? हाँ, लब्धि तो उन्हें मिलती नहीं है। अच्छा, तो फिर ये हो सकता है मेरा गलत लिखा हो, मैं बात तो कंफर्म करके बताऊंगी। हाँ। क्योंकि मेरे पास यही लिखा है कि वायु का एक तिर्यंश वाला जीव जब वैक्रिय शरीर बनाएगा तो वो हुंडी होगा। और जो हुंड के पॉइंट्स है उसमें लिखे हुए, जैसे नरक है उसको कंपल्सरी हुंड होगा, स्थावर को कंपल्सरी हुंड होगा, विकलेंद्रिय कंपल्सरी हुंड होगा, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय और असंगी मनुष्य इनको कंपल्सरी हुंडी होगा। एक मिनट एक मिनट, आराम से बताओ, ये जब वैक्रिय करेंगे ये सारे? नहीं, नहीं इनके पास नरक के पास तो वैक्रिय नहीं करेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट हुंडी है उनके पास में। हाँ। नरक, अच्छा, जब स्थावर, आप हुंड बता रहे हो, हुंड संस्थान किस किस के पास है? ओके, नरक, स्थावर, एक मिनट लिख लेती हूँ मैं। नरक, स्थावर, विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय
असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असंगी मनुष्य। हाँ ठीक है, इन सब के यही होंगे। हुंडी राइट। हाँ ये तो बट एकदम पर सही है, एकदम असन्नी मनुष्य। इनके सबके हुंडी होंगे। हाँ। और जो वैक्री है ना, स्थावर में सिर्फ वायु का एक ही है बस। हाँ उधर का लो। और एक पॉइंट ये है कि नैरिक के देवता जो हैं उनको भी समचतुरस्ती होगा। नरक के जो देवता होते हैं ना, वो परमाधर्मी देव। भवनपति। हाँ, देवता कोई भी हो उनको समचतुरस्ती होगा। देवताओं के सबके समचतुरस्ती होता है, ठीक है। चाहे वो परमाधर्मी हो, चाहे वो हाँ जी, यस। कोई से भी हो। मतलब नैरिक के देवता भी हैं अगर। नैरिक में तो देवता होंगे ही नहीं ना। है ना। अरे नरक मतलब नरक में होते देवता। नरक में ना भवनपति और परमाधर्मी है भवनपति ना। होते हैं, 25 भवनपति। नैरिक दंडक 24 में पढ़ते हैं ना। 15 प्लस 3 प्लस 10 हाँ बस बस वही है। तो चाहे नरक के देवता हो, नैरिक के देवता नहीं, अधोलोक के देवता। हाँ वो चाहे एक्चुअली नरकों में रहते हैं। चाहे कोई भी देवता हो, अधोलोक उनको समचतुरस्ती होगा। जैसे हमने हुंड का लिखा ना, समचतुरस्ती का भी जैसे पॉइंट है। समचतुरस्ती किनको कंपल्सरी समचतुरस्ती होगा? देवता, चाहे कोई भी देवता हो। देवता, युगलिक मनुष्य और तीर्थंकर। युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच। ये आप वो बता रहे हो समचतुरस। युगलिक मनुष्य और तिर्यंच दोनों। एक मैम बार वापस दोबारा से रिपीट शुरू से करोगे बोलना। प्लीज? देवता, देवता, युगलिक मनुष्य और तिर्यंच। बाकी प्लीज म्यूट कर दीजिए। देवता, युगलिक और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य। संगी तिर्यंच युगलिक में युगलिक संगी मनुष्य और तिर्यंच दोनों। संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य। इनमें हो सकता है। अच्छा नियमा नहीं है, ठीक है। अब हम भी संगी मनुष्य हैं, बट नियमा नहीं है ना कि हम बस वो फिर काल भाव के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पर युगलिक में नियमा है। युगलिक तो उसी समय में आर्य में होते हैं ना, आगे वाले में ही होंगे टाइम। हाँ हाँ सही बात है। अभी तो पीछे देवता है, देवता तो तीनों लोकों में हो गए ना। देवता अधोलोक में सारे, देवता तीनों लोक नरक में के हो गए भी हैं, देवता। कोई भी देवता है, देवता में सब में समचतुरस्ती होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे तो जो आगे ना थोड़े से हेल्प करेंगे मतलब। तो अब हम उद्योत हम ले रहे थे। उद्योत क्यों है पुद्गल विपाकनी? क्लियर हो गया था। अब प्लीज किसका नॉइज आ रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए। उद्योत पुद्गल विपाकनी प्रकृति क्यों है, ये क्लियर हो गया? ओके पुद्गल विपाकनी क्यों है? क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमको बता रही है कि वो उस रूप से, पुद्गल विपाकनी प्रकृति कौन सी है? जो कर्म जो शरीर में अपना फल देते हैं, पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करे, वो है पुद्गल विपाकनी प्रकृति। जो भी कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करे उसे पुद्गल विपाकनी प्रकृति बोला गया है। तो इस तरीके से जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपको डेफिनेशंस लर्न होंगी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि पुद्गल विपाकनी क्यों है। उद्योत का कनेक्शन जो है, जो हमने टेबल बनाई थी पिछली बार, उसमें हम प्रकृति वाले में लिखेंगे उद्योत, कनेक्टेड में लिख देंगे, औदारिक वाले में भी राइट लगा देंगे, वैक्रिय वाले में भी राइट लगाएंगे और आहारक वाले में भी राइट लगाएंगे। ओके ठीक है, पिछली बार जो हम टेबल बना रहे थे उद्योत की टेबल, उद्योत की क्या सॉरी, जो कर्म प्रकृतियों की हम टेबल बना रहे थे, उसमें प्रकृति में हमको लिखना है उद्योत, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, तीनों ब्लॉक्स में राइट।
इन तीनों से ये संबंधित है। दीदी वो चार्ट इसमें डाल देना ना। चार्ट एक बार डाल देना ना, वो दिखता नहीं बराबर ऐसा लिखने में। ग्रुप में मैं एक्चुअली नहीं भेज सकती हूँ, उसमें नहीं है सेटिंग्स भेजने की। अच्छा ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो उसको, हो जाएगा। ठीक है, उद्योग के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? अगुरु लघु। अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब क्या था कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणत करता है, यानी ना हल्का ना ना भारी। भारी। तो ये जो है वो पांचों से कनेक्टेड होगा। औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। तेजस कार्बन हल्के भारी कैसे होंगे? तेजस कार्बन भी हल्के भारी होते हैं, वो हमें फील या दिखाई नहीं देते हैं, बट ये चीज पांचों में घटित होती है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज किधर है किधर नहीं है? मतलब अगुरु लघु भी जो है वो पुद्गल है, उद्योत भी पुद्गल है, आतप भी है। नहीं ये आप 4 बार प्रैक्टिस में लाओगे ना तो याद हो जाएगा। नहीं, वो जो याद तो हो जाएगा मतलब। दीदी दीदी वो जो वर्णाचार है ना, उसमें भी आके चारों हाँ, पांचों आते हैं। सारे आएंगे। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, जनरली शरीर किससे बनता है? कौन सा भी शरीर, पुद्गलों से। पुद्गल मतलब से। औदारिक शरीर कैसे बनता है, किससे बनता है? पुद्गलों से बनेगा ना। औदारिक वर्गना के पुद्गलों से बनता है। पुद्गल हाँ, क्या है एक्चुअली? पुद्गल वर्णगंध रस रूपी है स्पर्श होंगे अरूपी है? उनमें। नहीं नहीं, पुद्गल रूपी है अरूपी है? रूपी। रूपी है। रूपी है। रूपी का डेफिनेशन ही वही है ना, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सब रहता है। तो हाँ, चाहे कार्बन वर्गना के पुद्गल हो, चाहे तेजस वर्गना के पुद्गल हो, कोई भी हो, वो बने हैं रूपी पुद्गल से। रूपी पुद्गल रहने से उनमें बाई डिफॉल्ट वर्ण गंध रस और स्पर्श है, तो वो ठीक है। रहते हैं इन सब में। तो नहीं तो वर्णचार में फिर। तो ये क्लियर होता है। हाँ, अगुरु लघु में भी लगभग ये मैच होगा मेरे को लग रहा है। तो कहीं भी आके मैटर है तो उसमें हल्का भारी होने का मतलब जो एग्जिस्टेंस है, तो हल्का भारी होने का संभावना है ना, वो है ही नहीं। मतलब अरूपी रहेगा तो हल्का भारी नहीं हो सकता, बट वो एग्जिस्ट हो रहा है तो हल्का भारी हो सकता है ना। नहीं ऐसे तो ये चीजें तो जो आतप उद्योत भी तो पुद्गल ही है। आतप उद्योत ऐसे नहीं है ना। आतप उद्योत में आके, आतप में क्लियरली डेफिनेशन में दिया हुआ है कि बादर पितृ का इज्यो। और उद्योत में आके हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी को उद्योत अब है एक करके मिनट, ना। ये तो ना आतप अपने और को। उद्योत प्रकाश से संबंधी है ना, प्रकाश से संबंधित है। नहीं, शरीर शरीर से संबंधित ही है ऐसे देखा जाए तो उद्योग हाँ, और पुद्गल विपाक की है, वो तो समझ में आ रहा है। मगर हम्म, यहाँ पे बात प्रकाश, शरीर से आने वाली प्रकाश की हो रही है ना। नहीं लेकिन देखो स्वयं का शरीर ठंडा गरम ऐसे प्रकाश भी है नहीं लेकिन नहीं, शरीर भी प्रकाश आगे की ठंडा नहीं नहीं, ठंडे होते हुए भी ठंडा प्रकाश देते हैं, ठंडे होते हुए भी हाँ गर्म प्रकाश देते हैं ऐसे। हाँ हाँ स्वयं का शरीर पर यहाँ वो जो पुद्गल से कनेक्टेड है, हम उसको लेंगे। प्रकाश वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा, मतलब जो भी आपके शरीर को पुद्गल के रूप में परिणत कर रही है वही पुद्गल विपाकनी प्रकृति है। अब अगुरु लघु हो गया, अब जैसे आगे और भी प्रकृतियां आएंगी तो हम उसको प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसे काम करेगा। मतलब वो उस पे पता है, देखो रट्टा नहीं मार रहे ना, समझने लॉजिक समझ हाँ, आनी चाहिए हमें। बट अब इसमें अगुरु लघु भी कि ना हल्का ना भारी, तो अब जिस तरीके से हमारा औदारिक शरीर है तो तेजस कार्बन भी कहीं ना कहीं हमारे साथ में पूरे जुड़े हुए तो है। नहीं देखो, मैं व्हाट आई एम फीलिंग इज कि अगर जब हम पुद्गल की बात कर रहे हैं ना, तो फिर तेजस कार्बन सभी में आना चाहिए। चलो, जो हमारे ये सहनन है, सहनन तो होते ही सिर्फ औदारिक में है, इसलिए वो हो गया। संस्थान भी समझ आ रहा है कि चलो वैक्री और आहारक में ही सिर्फ समचतुरस है, तो इस वजह से। लेकिन अभी कोई कोई तो, अब जैसे वर्ण वर्ण भी मेरे को समझ आ रहा है, ठीक। पुद्गल है तो हाँ, सारे आएंगे। अब स्पर्श है ना। अब देखो वनगंध स्पर्श तो उसी में आ गया, चलो पराघात आ गया। मतलब मैं ना उनको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं देखिए जैसे एक मिनट मैं बोलती हूँ रूपी अरूपी का थोपड़ा है ना उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पुद्गल में एक अगुरु लघु तो पाया ही जाता है करके। कोई भी पुद्गल हो हाँ वो उनमें पाया अच्छा, ही जाता है।
भले ही ओके। चतुष्पर्शी हो या अष्टस्पर्शी हो, उनमें अच्छा, अगुरु लघु का तो पाया ही जाता है। रूपी अरूपी का थोकड़ा देख लिए, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट से। ओके, ठीक है। उस हिसाब से तो करेक्ट है फिर ये। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट तो होगा ही होगा। मैं बट वो समझने इसलिए की वो कोशिश कर रिलेट, रही वो हूँ। ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ, पुद्गल नहीं में नहीं, वो, ये अब क्लियर हो गया। नहीं, लॉजिक हाँ, सही है उसका कि इसके थोड़े से याद रह जाएगा अपने को। अगुरु लघु। अब समझ आ गई ना कि पुद्गल है तो वो अगुरु लघु होगा ही होगा। हम्म ठीक है, तो इसलिए पांचों शरीर में आ जाएगा। में आ गया। हम्म अब इसी ठीक है। तरह निर्माण है, तो निर्माण भी पांचों शरीर से कनेक्टेड होगा। हाँ, वो भी मेरे को लग रहा है पांचों में ही होना चाहिए। वो ठीक भी है। सब चीज का निर्माण होगा भाई। तेजस शरीर का भी निर्माण तो हो ही रहा है ना, बन तो रहा ही है वो। हम्म हम्म कार्बन शरीर है तो वो भी बन तो रहा ही है, निर्माण तो हो रहा है। निर्माण का काम क्या है? बनाना। निर्माण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? हम्म प्रॉपर तरीके से शरीर का निर्माण करना। तो वो भी पांचों शरीर से कनेक्टेड होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, उपघात हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जैसे पराघात है वैसे ही उपघात है। ठीक है। आगे अब हम चलेंगे त्रस दशक और स्थावर दशक में। त्रस दशक और स्थावर दशक, तीन प्रकृतियां त्रस दशक की और उसके अपोजिट की तीन प्रकृतियां स्थावर दशक की, जो हम्म वो पुद्गल विपाकनी है। अब ये जब हमारी लास्ट क्लास चल रही थी, जब अध्याय 4 हम जब पढ़ रहे थे, तब शुभ भैया ने ये क्वेश्चन भी अराइज किया था कि कौन सी प्रकृतियां हैं जो पुद्गल शरीर और से रिलेटेड है। कनेक्टेड हाँ है। हाँ जी। तो उस टाइम प्रत्येक स्थिर शुभ, हम्म ठीक है। प्रत्येक, ये पुद्गल विपाकनी कैसे है ये तो आई थिंक अब सबको क्लियर है, क्योंकि सारी हम्म डेफिनेशन यही है। जो शरीर को पुद्गल के रूप में परिणत करेगा वो पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हैं। ठीक है। अब प्रत्येक कौन कौन से शरीर से कनेक्टेड होगी? प्रत्येक किस किस के अंदर हो सकता है? तो औदारिक के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता? रह सकता है। हाँ, एक शरीर हाँ एक औदारिक हाँ, में होगा। औदारिक में होगा, विक्रय में होगा, आहारक में भी होगा। वेक्रिय में भी हो सकता है, आहारक में भी हो सकता है। ठीक है। औदारिक, वेक्रिय, आहारक, इन तीनों में प्रत्येक होगा। ठीक है। अब तेजस कार्बन। तेजस कार्बन में क्यों नहीं होगा दीदी? तेजस कार्बन में इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये भव धारणी की अपेक्षा से लिया गया है। तेजस कार्बन अच्छा हमेशा साथ ही रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे भव धारणी जिस टाइम जो भव ले रहे हैं, कि जैसे अगर ठीक है दीदी, ले रहे हैं समझ में आ रहा है दीदी, समझ में। तब प्रत्येक घटित होगा। तेजस कार्बन तो हमेशा साथ में है। वैक्रिय वाला भव ले रहे हैं अगर, तो उस टाइम प्रत्येक होगा या नहीं होगा? आहारक वाला भव अगर मतलब आहारक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ पे तेजस कार्बन को साइड कर दिया। मैं जब तक समझी हम नहीं। अयोगी, जब तक हम अयोगी नहीं बन जाते, हमारा वो एक ही कार्बन और तेजस शरीर रहता है क्या? जब हम फर्स्ट भाव करें ना, उस टाइम से जब तक हम अयोगी नहीं बन जाते, हमारा एक ही कार्बन और तेजस शरीर रहेगा क्या? एक सेकेंड, अयोगी वाला नहीं होगा बिकॉज 14वें गुण स्थान तक तेजस कार्बन रहते हैं साथ में। सिर्फ हाँ, मोक्ष जाएंगे तभी ये छूटेगा। मोक्ष जाने के बाद ही छूटेगा। तो हाँ, फ्रॉम वही शरीर रहते स्टार्टिंग हैं वो सुभग एक ही जी। शरीर है हमारे पास। हाँ, वही रहता ठीक है। है, कार्बन तो सेम ही रहेगा ना, उसी में आपके ठीक है, कर्म घटते बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो तेजस भी वही तो रहेगा। वो शरीर आके ग्रहण करता है, छोड़ता है, मगर बदलता नहीं है। वो एक ही शरीर है। बाकी औदारिक वेक्रिय आहारक बदलते हैं। चलता है। ठीक है दीदी। कोमल, मेरे को ये एक बार आपको दोबारा से समझ नहीं आई मुझे, यहाँ पे हम प्रत्येक में हमने तेजस कार्बन क्यों नहीं लिया? प्रत्येक में हमने तेजस कार्बन इसलिए नहीं लिया बिकॉज हम यहाँ पे भाव धारिणी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। मतलब जो भाव हम ले रहे हैं उसकी अपेक्षा से ये डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तेजस और कार्बन ये तो हमेशा से साथ में है, चाहे हम दीदी ये कोई, तो कॉमन है ना, हर शरीर के साथ में तेजस कार्बन रहते ही है, इसलिए उसको साइड में कर दिया होगा वो। हाँ, इसलिए उसको साइड में रख दिया। अब जब हम औदारिक ले रहे हैं या वेक्रिय ले रहे हैं या जब आहारक ले रहे हैं, ये तीन ही हम ले रहे हैं। तेजस कार्बन तो हमेशा ही साथ में है। ये तीन जब ले रहे हैं तो इन तीनों में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तब प्रत्येक का क्या कंडीशन है, किसमें साथ होगा किसमें नहीं होगा? बट तीनों में ही होगा। औदारिक के समय भी प्रत्येक होगा, वेक्रिय में भी होगा और आहारक में भी होगा। तो फिर सब में ही होगा, तेजस कार्बन में भी होगा इसे। तेजस कार्बन तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ में ही है ना। औदारिक है तब भी साथ में है, वेक्रिय तब भी साथ में, आहारक है तब भी साथ में है। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट मतलब उसमें आ ही गया वो। ये इसको नहीं लिया, इसलिए साइड कर दिया। भाव धारणी की अपेक्षा से किया गया क्योंकि है। हमेशा तीन शरीर तो साथ में ही है ना। ठीक है। प्रत्येक के जस्ट अपोजिट क्या है? साधारण। साधारण।
दीदी साधारण दीदी दीदी मेरा एक डाउट है दीदी, अभी जो आप बोल रहे हैं ना उसको भवधारिणी है नहीं है, इसलिए हमने तेजस और कार्बन को अलग कर दिया है। फिर क्यों हम आके वर्ण और इसमें उसे अलग नहीं करते हैं दीदी? वर्ण में भी तो नहीं, भवदा इसका दशक और स्थावर दशक का डिस्क्रिप्शन है ना, हाँ ये भवदानी की अपेक्षा से दिया गया है। ठीक है दीदी, ओके। इसको अपन बहुधारणी के बजाय ये जो आप बोल रहे हैं ना कि तेजस कार्बन बहुधारणी की अपेक्षा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अपन ये नहीं कर पा रहे, बाय डिफॉल्ट साथ में ही रहेंगे इसलिए। हाँ, वो भैया का वही था कि बाय डिफॉल्ट तो पहले भी साथ में ही है, तो फिर वर्ण चार में क्यों अलग अलग लिखा? हाँ, तो फिर इसको भी अपन इसी में बोलो ना कि बहुधारणी कहाँ हुआ ना, ये तो बाय डिफॉल्ट तीन शरीर हमेशा साथ रहते हैं इसलिए। आंटी उनका क्वेश्चन अलग था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ प्रत्येक का अपोजिट था साधारण। साधारण कहाँ आएगा? औदारिक शरीर में होगा, हम्म वैक्रिय खाली में होगा, औदारिक में ही होगा, खाली औदारिक में ही होगा। राइट। साधारण सिर्फ औदारिक शरीर में ही होगा। साधारण में पाया जाता है, हमने क्या पढ़ा था? वनस्पति। वनस्पति। स्पेसिफिकली जमीकरण, जमीकरण में होगा। समीकरण। जीव, निकोट के पर जीव। एक शरीर और अनेक जीव, तो वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक में पॉसिबिलिटी है। वनस्पति का है तो वनस्पति का बाय डिफॉल्ट औदारिक है, तो बात ही खत्म। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे स्थिर। स्थिर मतलब क्या? जो कुछ मूवमेंट नहीं हो, रुके, परिणित करे। दांत हो गए, जो पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणित करे, शरीर के पुद्गलों को, वो हो तो गया एक औदारिक में तो हो गई। स्थिर। तो ये तीनों में वैक्रिय और होगा। आरक में भी होंगे। औदारिक आरक पांचों में होगा ना? पांचों में होगा। हाँ वही पांचों में। 5 लिखेंगे या 3? तीन ही लिखेंगे पांचों फिर। पांचों 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 लिखेंगे। पांचों लिखते वक्त कैसे लिखना? तो औदरिक या वैक्रिय या आहारक हाँ। प्लस तेजस और कार्बन। औदारिक स्लैश वैक्रिय, मतलब जैसे अभी आप टेबल बना रहे हो तो सब में ट्रिक कर दो, पर जब आपको लिखना होएगा तो मतलब औदारिक स्लैश वैक्रिय, बिकॉज औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों में एट अ टाइम तो एक ही शरीर होगा। एक ही शरीर होगा। तो तेजस और कार्बन में कौन सा स्थिर पार्ट होगा? तेजस और कार्बन जो पुद्गल होते हैं ना, मतलब जैसे हमारा शरीर तो सब पुद्गलों से मिक्स बना हुआ है, हाँ। उसमें भी स्थिर होते हैं। अच्छा, कुछ पुद्गल स्थिर होते हैं, कुछ पुद्गल स्थिर होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं। उस अपेक्षा से। हाँ, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, ये नहीं, चार। अब इसमें यहाँ हमने भवधारणी के हिसाब से क्यों नहीं लिया तेजस कार्बन? वही मेरा डाउट था। यहाँ भवधारणी की अपेक्षा से इसलिए नहीं लिया बिकॉज जैसे स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ जो है कंडीशन, वो उसमें ऐसा नहीं है, मतलब कि ना औदारिक वाला जन्म ले रहा है तो ही स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैक्रिय वाला ले रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। मतलब ये जो पुद्गल खुद है, जैसे वर्ण चार है कि वो सब पुद्गल से कनेक्टेड है। या हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रत्येक और साधारण जो है वो तो प्रॉपर शरीर ही है। अब हमारा भी जैसे प्रत्येक शरीर हो गया, हाँ, है ना, और साधारण भी प्रॉपर शरीर शरीर से है। रिलेटेड है। बाकी जो वर्ण है और ये पराघात अष्टक है और ये स्थिर शुभ, ये इनकी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर शरीर में, आप बोल सकते है ना। हाँ जी। इस वजह से इनमें साधारण तेजस कार्बन नहीं लिया और बाकियों में तेजस कार्बन को लिया है। इस वजह से तो नहीं, अब जैसे पराघात में हमने तेजस कार्बन नहीं लिया। नहीं, मतलब पराघात में तो तेजस कार्बन में है ही नहीं ना, काउंट तो किया ना। अगर तेजस कार्बन में पराघात की प्रॉपर्टी होती तो हम उस पे हाँ, टिक करते। करेक्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये प्रॉपर्टीज है, बाकी सारी जो प्रत्येक और साधारण तो दो तरह के शरीर हो गए, शरीर। बाकी सब इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो क्योंकि प्रत्येक और साधारण खुद स्वयं एक शरीर है, तो तेजस कार्बन हमने भवधारणी के हिसाब से बीच में ही उसको इंक्लूड कर लिया, और बाकियों के लिए हमने तेजस कार्बन के बारे में हमने सोचा कि होगा या नहीं होगा होगा। कि नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, इन चारों के अंदर सेम थ्योरी अप्लाई होगी। ये चारों ही सारे शरीरों में पाया जाता है। ओके। जो स्थिर भी है हमारे शरीर में, अस्थिर भी है चीजें, शुभ है, अशुभ है। शुभ अशुभ तो हम जनरली ऐसे पढ़ते भी है, जो हम जनरली मतलब शरीर को छोड़ दो, ऐसे ही हम पुद्गल के बारे में बोलते हैं, हम ये शुभ पुद्गल है, ये अशुभ पुद्गल है। तो ये दीदी सब
हाँ दीदी, उपघात जो है ना दीदी, उसमें आहारक से कैसे दीदी लिंक होता है? मतलब अभी औदारिक में उपघात का समझ में आ रहा है, मतलब स्वयं के लिए घातक रूप में परिणत करना, मगर आहारक में कैसे होता है दीदी स्वयं के लिए घातक रूप में परिणत? बाय डिफॉल्ट कुछ अंदर बॉडी में ऐसा होता ही है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसमें हम ये ऐसा लिखा मैंने ऐसे पढ़ा है, स्थूल जो स्थूल होते, औदारिक, आहारक, आहारक वेक्री, ये तीन क्या है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में डिफॉल्टली मतलब उपघात का उदय रहता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, जैसे आंटी ने बोला डिफॉल्ट ही रहता है। शायद वो बनना मिटता है तो उसका बाई डिफॉल्ट नहीं मिट रहा नहीं है, तो नहीं उसके नहीं कारण नहीं, उसमें उपघात, ऐसे क्या? नो नो नहीं, नो। मिटना बनना में तो नहीं, पर जो वो आहारक शरीर के अंदर जब उसको कन्वर्ट, मतलब जब कन्वर्ट हो हम्म गया, आहारक शरीर हम्म आ गया, तो उसके हम्म अंदर चीज होती है वो उसमें मतलब मतलब होगा जरूरी नहीं है उपघात हाँ कुछ हो, ये दिस इज नॉट कि शरीर हो, की क्षमता है उसके अंदर उपघात लाइफ हाँ की। कितनी होती है आहारक शरीर की? जी। 8 समय, आहारक शरीर की लाइफ कितनी होती है? 8 समय होता है शायद से। अंतर्मुहूर्त, अंतर अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। तो उसके बाद फिर वो मतलब वो वापस शरीर में चला वापिस जाएगा तो औदारिक वो में उपघात आएगा। हो गया होगा यूं? नहीं, जब उसका आहारक शरीर बना है ना अंतर मुहूर्त हम्म पीरियड के, हम्म। तब उसमें उपघात की कैपेसिटी हो सकती है। हाँ, पर वो वापिस जब उनके मुनि के जिसने भी बनाया उसको, उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा ना वो वापिस, हाँ, तो उपघात हो गया, मतलब एक तरह से उसी के शरीर का, इसलिए बोल दिया क्या? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी आंटी। मतलब जैसे वो मतलब उपघात कर्म का उदय इसलिए हुआ उसके, क्योंकि वो जो एक अंतर मुहूर्त में वापस आ जाएगा, जिस जिस मुनि ने भी आरक शरीर बनाया है, उन शरीर की मुनि में वो प्रवेश करेगा आरक शरीर, तो उसका खुद का अपने शरीर का नाश हो गया, इसलिए अपघात बोल देंगे क्या? नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, उनका पीरियड है अंतर मुहूर्त के, अंतर मुहूर्त में वो बाय डिफॉल्ट वापस अपने ओरिजिनल उसमें आएंगे ही। हमें ये समझ लेना चाहिए, औदारिक वैक्री और आरक शरीर है ना, तो इनके अंदर पराघात उपघात ये होते ही होते हैं। कुछ हो या ना हो ये हमारे हाँ अपने अलग है, हाँ, पर उनके अंदर उदय एक हो ना क्षमता हो, है। लेकिन एम, हाँ, क्योंकि जब और बांधते हैं ना, ये उपघात आके ध्रुव बंधनी है। अच्छा आंटी बहुत आगे चले गए। हम्म अच्छा। अच्छी। आप बता दो ध्रुव बंधनी है तो। वो थोड़ा मतलब ये नियमा बंधती ही है स्थूल शरीर के साथ। ध्रुव बंधनी एक्चुअली वो प्रकृतियां हो गई जो कंपल्सरी बंधेगी ही होती, बंधेगी। बनेगी, राइट। अब अच्छा नॉलेज है क्यों भाई। बनती है, क्या कारण है, मतलब वो नहीं है, मतलब इज इट लाइक कि हाँ ये कंपल्सरी है कि होगा ही होगा। हाँ, 21 हम्म प्रकृतियां ना बाटे बहते में बनती ही बनती है, वो हाँ, हाँ, हमेशा रहती है। वो आंटी बहुत आगे चले गए, फिर यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्रुव बंधनी बहुत बात। नहीं मतलब उनको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए बोला, और कुछ ओके नहीं। ओके ओके ओके, मैंने थैंक भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही पढ़ा, इसके लिए ही। ओके। एक्चुअली ना अब जैसे हम ये 5 से 11 पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो हमको मतलब एक बार के लिए ऐसे स्टिक कर जाएगी कि क्यों है ये, बट द हम्म पॉइंट ये है। वो फिर डिप्लोमा हम्म में क्लियर होगी। हाँ, डिप्लोमा में, एक्चुअली डिप्लोमा के भी बाद, ध्रुवबंदी डिप्लोमा में नहीं है, ध्रुवबंदी डिप्लोमा के बाद का बात का। हम्म। ओके ओके। कोर्स है। है बस बात अपने समझा। कोर्स ऐसे में वैसे। समझना कि वो डिप्लोमा स्वभाव ही के ऐसा बाद है। क्या है, डिप्लोमा के आगे क्या है? कोर्स का नाम नहीं पता, पर पढ़ाई तो बहुत बाकी है। ज्ञान तो तो अनंत है, उसमें आगे चलती रहेगी ठोकरे हैं। पढ़ाई। दास है रहस्य ग्रंथ ना, ये ना दीदी? आपका जो प्रवेश ग्रंथ है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये 1 से 30 है। अच्छा 30 चैप्टर सिर्फ प्रवेश ग्रंथ में है। फिर आगे आधार ग्रंथ आएगा, तो उसमें कुछ लमसम 25 के आसपास चैप्टर्स हैं। फिर उसके आगे का बंधनकरण, संक्रमणकरण, उपशमक श्रेणी, शपक श्रेणी, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, ज्ञान तो लॉन्ग वे अनंत टू है, गो, चलता रहेगा। लॉन्ग वे टू गो। लॉन्ग वे हाँ। को। तो इस तरीके से ये 36 यानी कि 36 प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी की पढ़ी हमने। अब ये हम्म पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नामकरण की उत्तर प्रकृतियां ही हैं जो पुद्गल विपाक। पूदगल भी पाकनी है। ठीक है। अब इसमें जैसे जिनके पास बुक अलॉट हो गई है वो पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, तो उसमें प्रकृति का नाम और सामने दिया हुआ है शरीर का प्रकार। तो जो हमने अभी टेबल बनाई थी
उसको एक शॉर्ट फॉर्म में या समराइज्ड वे में बताया गया है। जिनके पास बुक है वो लोग पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं। एक बार, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन। जैसे यहाँ पे साइड में प्रकृति का नाम दिया हुआ है और इधर यहाँ पे जैसे शरीर का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सी प्रकृति कौन कौन सी शरीर से कनेक्टेड होगी। तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये समराइज्ड वे में दे दी हमने, जैसे टिक टिक करके एकदम खुली खुली सी बनाई है, तो ये एक समराइज्ड वे में दे दी। दीदी यहाँ वर्ण चार में अगुरु लागू निर्माण स्थिर शुभ अस्थिर दिया हुआ है ना। आप तो वर्ण गंध रस स्पर्शी तो बोले थे। वर्ण नहीं नहीं, आंटी ध्यान से देखिए, वर्ण 4 कॉमा अगुरु लघु कॉमा निर्माण, मतलब एक ऐसे दिया हुआ है तो चार औदारिक शरीर किस किस में ये पांचों है करके दिया हुआ है, मतलब उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वर्ण हाँ हाँ, का गंध, वही वही, तो वर्ण वो 4 गलत समझ ले। माने क्या? हाँ दीदी, वर्ण 4 में तो वही है, वर्ण गंध रस स्पर्श, उसको शॉर्ट में बोला है वर्ण 4। कॉमा कॉमा आते ही मतलब ये सेकंड है। दूसरा दूसरा अगुरु लघु, देन निर्माण। हमने कितनी प्रकृतियां पढ़ी थी जो सब शरीर से कनेक्टेड है, तो वर्ण 4 अगुरु लघु निर्माण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, ये 7 प्रकृतियां पढ़ी है हमने जो सब शरीर से कनेक्टेड है। मतलब औदारिक प्रक्रिया आरक में से एट अ टाइम 1 तेजस और कार्बन। तो अगर हमको कोई पूछे कि एक समय में कुल 3 शरीर से कनेक्टेड कितनी प्रकृतियां हैं, तो हमें यही लिखना है, ये वाला ही लिखने का है। यही लिखना है। हाँ हाँ दीदी, लगता है कि तो 5 65 नहीं है। 65 नहीं नहीं नहीं, आहारक खाली एक ही शरीर होता है एक बार में। वर्ण 4 में 4 आता है और उसके अलावा वो 4 शायद 4 आके स्थिर और स्थावर दशक का 4। 5 6 7 8 9 10 प्रकृतियां। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना कोमल जी। क्वेश्चन मेरा ये था कि कितनी प्रकृतियां हैं जो कुल 3 शरीर से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अच्छा, स्थिर उसमें शुभ क्या अशुभ क्या है जज जी? वर्ण 4 आएगा, 10 प्रकृतियां, वर्ण 4 हाँ अगुरु लघु निर्माण स्थिर, हाँ दीदी, हाँ दीदी, या स्थिर शुभ अस्थिर अशुभ, कैसे भी आप लिख समझ सकते में आ गया, समझ में आ गया दीदी। ये नहीं आएगा सम चतुर संस्थान परागत उद्योत हैं। उद्गात प्रत्यय तुगत आप देखिए पहले कितने शरीर से कनेक्टेड है। औदारिक औदारिक, व्यक्ति हाँ तो हाँ, इन तीनों- औदारिक या वैक्रिय या हरक, 3 में एक एट ए टाइम। हाँ 3 में से एक में ही आएगा। कुल 3 शरीर से कनेक्टेड है। अच्छा, कुल 3, ओके। कुल 3 तो औदारिक व्यक्ति आरक में से कोई एक, और तेजस कार्बन तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही होगा। जी ठीक है। तेजस कार्बन तो हमेशा साथ में है ही सही। औदारिक तेजस कार्बन हमेशा। तो जो हमने जो टेबल बनाई है ना, उसमें जो हमने पांचों पे कनेक्ट, उद्गल विपाकिनी में जो तेजस और कार्बन में जो अपना फल प्रदान करती है ना, उसकी बात हो रही है। जो हमने अभी टेबल बनाई है तो उसमें जो हमने पांचों पे कनेक्ट किया है ना, जो पांचों पे टिक किया है, वो वाली प्रकृतियां लेनी है जो 3 से कनेक्टेड होंगी कि औदारिक व्यक्ति आरक तीनों में से कोई एक प्लस तेजस प्लस कार्बन। तो ऐसी टोटल 10 प्रकृतियां हैं जो कि कुल 3 शरीर से रिलेटेड है। ये लाइन क्लियर लिखी हुई है आपकी बुक में। एक समय में औदारिक, वैक्रिय व आहारक इन तीनों में से कोई एक शरीर तथा तेजस शरीर व कार्बन शरीर, इस प्रकार एक समय में कुल 3 शरीर। ये लाइन एकदम क्लियर लिखी हुई है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो हमारी हुई वर्ण 4 की हुई ना, उससे पहले तो कोई है ही नहीं उससे पांचों पहले शरीर वाले, है ना। वर्ण फिर 4 उसके बाद अगुरु लघु हो गई, निर्माण, हाँ जी, निर्माण आ गई, फिर अस्थिर, 3, हाँ जी, फिर अस्थिर, शुभ, हाँ, शुभ अशुभ, अस्थिर और अशुभ, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, 4 5 6 7। अच्छा ठीक है, वो वर्ण 4 है ना, मैं उसको एक गिन रही थी। हाँ हाँ, वर्ण 4
4 5 6 7 8 9 10 हो गई, 10 हो गई पूरी, 10 हो गई। तो ये 4 वर्ण की अगुरु लघु निर्माण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। तो ये ठीक 10 है। है जो कुल 3 शरीर से कनेक्टेड है। हम्म। ठीक है, ये था हमारा पुद्गल विपाकनी। नेक्स्ट हम चलेंगे भव विपाकनी। अब भव वर्ड से पता चल रहा है, भव यानी क्या, मतलब जो कर्म प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में अपना फल प्रदान करें, वो होगी भव विपाकनी। यानी अपने अपने भाव में जो फल प्रदान करे वो होगी भव विपाकनी प्रकृति। अब भव विपाकनी प्रकृति के कारण ही जीव एक निश्चित समय के लिए एक ही भाव में रह सकता है। तो आपके हिसाब से डेफिनेशन से आपको क्या लग रहा है? आयुष्य कर्म के चारों आएंगे। राइट, जैसे हम बोले निश्चित भव तक, और इसके कारण से ही जीव एक निश्चित समय तक एक भाव में रह सकता है। तो आयुष्य कर्म में यही था कि आयुष्य कर्म के कारण से हम एक निश्चित भाव में एक समय तक रहते हैं। उसका स्वभाव कैसा था? बेड़ी के समान, कि हमको एक निश्चित समय तक एक निश्चित जगह पे बांध के रख रहा है। तो यही काम भव विपाकनी का है। तो जो कर्म प्रकृतियां एक निश्चित भाव में अपना फल प्रदान करें उसे भव विपाकनी प्रकृतियां कहते हैं। भव विपाकनी प्रकृतियों के उदय के कारण ही कोई भी जीव एक निश्चित समय तक या निश्चित अवधि तक उस भाव में रह सकता है। रहता है। इसमें आयुष्य कर्म की जो चारों उत्तर प्रकृतियां थी, वो चारों उत्तर प्रकृतियां भव विपाकनी प्रकृतियां हैं। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। देवायु। ठीक है, अब इसमें एक जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ है, जिज्ञासा आई है कि जिस प्रकार नरक आयु आदि प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में उदय में आती है, तो उसी प्रकार नरक गति नाम कर्म ये सब प्रकृति भी स्वयोग्य भाव में उदय में आती है। तो फिर नरक गति नाम कर्म को भव विपाकनी प्रकृति क्यों नहीं कहा गया है? उसके दो कंडीशंस लेते हैं दीदी, तो मतलब इसका दो लक्षण कंडीशन है। भव विपाकनी जो भी प्रकृतियां होगी आपकी, उसके दो लक्षण होंगे, मतलब दो उसकी क्वालिटी होगी कि अगर वो क्वालिटी उस प्रकृति में है तो वो भव विपाकनी है, वो क्वालिटी अगर नहीं है तो वो भव विपाकनी नहीं है। पहली क्वालिटी क्या चाहिए? पहली क्वालिटी ये चाहिए कि वो ही प्रकृतियां भव विपाकनी होगी जिसका क्षय यानी कि जिसको फिनिश कैसे किया जा सके, उसके वेदन के द्वारा ही, यानी भोग कर ही उसको खत्म कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ एक वर्ड है संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या है? संक्रमण यानी कोई भी मूल कर्म, उसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो आपस में स्वैप हो जाना, दैट इज कॉल्ड संक्रमण। जैसे वेदनीय, सात असात, तो सात असात में या असात सात में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड संक्रमण। संक्रमण का मतलब है परिवर्तन, चेंज। किसी मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों को सजाती है, यानी खुद की कर्म की उत्तर प्रकृति के अंदर परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना, उसको हम संक्रमण बोलते हैं। एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये संक्रमण का। संक्रमण क्लियर हुआ सबको? एक डाउट है। बोलो। मतलब सात जैसे असात वेदनी कर्म का उदय है तो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा, तभी वो अगर आपका सात वेदनी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड संक्रमण। अगर दुख भोगना है तो सुख में कन्वर्ट कैसे होगा? मतलब अगर दुख भोगना है, दुख भोग के खत्म करना है, तो हम सुख भोग के कैसे खत्म कर पाएंगे? मुझे फीवर आ गया, असात वेदनी का उदय, मैंने मेडिसिन ले ली, फीवर गया। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। मान लो आपका असाता का उदय होना था, लेकिन आपने उस दिन बाई चांस उपवास कर लिया, सुबह आपके भाव आ गया कि मैं आज उपवास कर लूं, और मान लो उसके बाद असात का उदय आना था, लेकिन आपने खुद ही इनवाइट कर लिया ना असात को, उपवास करके निर्जरा कर लिया आपने, तो वो ऐसे संक्रमण हो जाता है। सात का असात में, असात का कोई भी कर्म है। दीदी फिर से समझाइए ना, दिमाग के ऊपर ही चला गया। एक सेकेंड, हम इजी वे में लेते हैं। एक फादर है, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं, सपोज दो रियल भाई हैं या दो रियल बहनें हैं, वो अपनी चीजें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो अपनी चीजें आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हमने बोला संक्रमण। तो कोई मूल कर्म है, जैसे वेदनीय, वेदनीय मूल कर्म है,
इसके दो सब पार्ट्स हैं, दो बच्चे हैं, एक सातवेदनीय एक असातवेदनीय। ये अगर आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सपोज सातवेदनीय था, कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो गया, जैसे भी आंटी ने बोला कि उपवास करके हेडेक ले लिया, अचानक से हेडेक होने लग गया उपवास के कारण, पता है मैं भूखी नहीं रह सकती, तो वो अचानक से असात में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली असात का अगर उदय था तो कुछ ऐसा निमित्त मिल गया जैसे वो सात में कन्वर्ट हो गया, तो इनका आपस में कन्वर्जन जो होता है वो संक्रमण कहलाता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भव विपाकनी प्रकृति जो है उसकी एक क्वालिटी ये होगी कि वो उसमें संक्रमण पॉसिबल नहीं है, ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, जो खुद का है उसको खत्म ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास अभी मनुष्य ही हो, अब ऐसा है कि हमको मन किया, हमने चुटकी बजाई, हम देवता देव में कन्वर्ट हो गए, नहीं पॉसिबल। जो हमारा हमको मिला है हमको पूरा भोगना ही पड़ेगा, पूरा भोग के हम खत्म करके फिर नेक्स्ट जो हमने बांधा होगा तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो भव विपाकनी का सबसे पहला गुण या क्वालिटी हम बोल सकते हैं, जिस प्रकृति के अंदर ये क्वालिटी होगी कि उसका क्षय यानी उसको जो खत्म है वो सिर्फ भोग के ही खत्म किया जा सकता है, ऐसे ट्रांसफर करके खत्म किया जा सकता, वो प्रकृति भव विपाकनी प्रकृति होगी। तो वो आयुष्य प्रकृति, आयुष्य जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर है ना ये चीज कि उसको भोगना ही पड़ेगा, आप उसको संक्रमण नहीं कर सकते आयुष्य के अंदर, उस प्रकृति का क्षय यानी उसका खत्म नहीं कर सकते ना, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हम वेदन के आयु को। द्वारा संभव है। वेदन का मतलब क्या था? भोगना। भोगना। तो उसको भोग कर ही खत्म किया जा सकता है, भोग कर ही जिसको क्षय किया जा सकता है, पहला पॉइंट ये। तो ये आयुष्य कर्म के अंदर है ये कैपेबिलिटी कि उसको भोग कर ही क्षय कर सकते हैं, बाकी नहीं है कोई ऑप्शन उसके पास में। सेकंड ये पॉइंट है इसका कि सेकंड ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी भव विपाकनी प्रकृति है उसका उदय चालू हो गया, उदय चालू होने के बाद जब तक उसके सारे प्रदेश को नहीं भोग लिया जाए तब तक जीव को वहां से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये चीज हमने आयुष्य में पढ़ी थी। ये तो आयुष में प्रदेश उदय होगा, पूरे प्रदेश कंपल्सरी है, स्थिति का सकते हैं लेकिन प्रदेश नहीं होगा, नहीं कम होंगे। तो जब तक जो भी आयुष्य चालू हो गया, अभी सपोज मनुष्य हमारा आयुष्य चालू हो गया, तो जितने भी प्रदेश हम बांध के आए हैं उतने प्रदेश हम जब तक नहीं भोग लेंगे तब तक हमको यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक बात बताओ मुझे, जैसे हमारे और बाकी के मूल कर्म है, मान लो मोनीय कर्म है या वेदनीय ही है, उसमें हम प्रदेश उदय को कैसे रोक लेते हैं? ऐसी उदीर्णा करके? उदीर्णा भी होगी, अपवर्तना होगी, संक्रमण होता है उनमें। अच्छा, तो उसका प्रदेश उदय हम रोक लेते हैं, फिर रोक सकते हैं हम लोग एक ही बात, रोक सकते हैं या 11वें स्थान में हम मोनिय का उदय रोकते हैं ना, ठीक है, शांत कर देते हैं ना, के लिए उदय रुक जाता है। ठीक है। तो दो क्वालिटी हमको ध्यान रखनी है। पहली क्वालिटी ये कि जो भी कर्म प्रकृति है उसका क्षय वेदन के द्वारा ही संभव है, यानी भोग कर ही उसको खत्म किया जा सकता है, कोई और रास्ता नहीं है उसका, संक्रमण नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि एक बार चालू हो गया तो जितने प्रदेश हैं वो पूरे के पूरे खत्म ही करने पड़ेंगे, वो पूरे के पूरे भोगने ही पड़ेंगे, उसको भोगे बिना हम नहीं जा सकते। तो ये दोनों पॉइंट आयुष्य कर्म जो हमने पढ़ा था उस पर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां भव विपाकनी प्रकृति है। ठीक है, अब एक गति की क्यों नहीं है? तो गति की इसलिए नहीं है बिकॉज गति नाम कर्म जो है कुछ कंपल्सरी नहीं है कि उसका क्षय भोग के ही करें, संक्रमण के द्वारा भी हो सकता है अभी हमारे नरक गति जो है वो पैरेलल में चल रहा हो उसका, क्योंकि गति जो है वो हम हर टाइम मानते हैं, आयुष्य पूरी लाइफ में एक ही बार बनते हैं। गति कैसे बोलेंगे? गति हम गति तो नाम कर्म है ना, गति तो नाम कर्म है। हाँ, हर समय 7 कर्मों का उदय उस वजह से ना, गति हर टाइम हम बांधते हैं,
कुछ कुछ बनता रहता है हमारा, जैसे हमारे भाव आते हैं, जिस तरीके से चलता है, गति बनती रहती है हमारी। मतलब ये जो चारों गति है, चारों गति के भाव के हिसाब से अपन बंद करते रहते हैं ऐसा? हाँ, बंद करते रहते हैं। अयो। तो दी जो पहले गति बांधी और फिर उसके बाद फिर बांधी तो हाँ, वो बैक वाली गति होगा, क्या होगा? वो भी हमारा संक्रमण होगा क्या? हम जब हम मानते हैं ना, हाँ जी। उस ड्यूरेशन में जो भाव है और उसके पैरेलल में जो गति बांधते हैं, हमको नेक्स्ट वही मिलेगी। अच्छा। बाकी वाली हम बांधते हैं, वो संक्रमण से निकलती जाती है, निकलती जाती है, बनती जाती है, निकलती जाती है। ओके। तो जैसे हम मैं भी तो होती हूँ नरक गति को बांध लिए। जो नामकरण का, जैसे हम क्षय करते हैं, निर्जरा करते हैं, ऐसे वो निर्जरा भी तो होती है उनकी, हाँ, होती है। अभी हो सकता है गति नामकरण की। गति बांधी हो, अभी उसका उदय में आ गया है, लेकिन अभी निमित्त नहीं। हम्म अभी हम मनुष्य गति में है, तो वो पैरेलल में हम्म निकलते हैं संक्रमण में। अच्छा। हमने क्या बोला, संक्रमण का मतलब क्या है? कोई मूल हाँ, कर्म समझ गई मैं। गति नामकरण में इसके 4 बेटे हैं, ये चारों अपना एक्सचेंज चला रहे हैं कि अभी बाई चांस मेरा टाइम आ गया नरक गति का उदय में, लेकिन अभी हूं तो मेरे पास मनुष्य गति, तो वो मेरा इस गति के साथ पैरेलल में निकल रहा है, वो टाइम ओ, मेरा पैरेलल पैरेलल में निकल रहा है। उसको संक्रमण बोल दिए क्या? हाँ, हाँ, ठीक ठीक, अब ध्यान में आ गया। उसको संक्रमण बोल दिया हमने। सर जैसे हम नरक गति का बंद करते हैं, जैसे अभी नरक गति का बंद हो गया, तो उसी टाइम ये बंद हो जाता है कि कौन सा नरक का बंद, मतलब पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक, अब या वो अलग टाइम पे होता है? एवरी टाइम हम अपने कर्म बांधते रहते हैं अपने भावों के अकॉर्डिंग, पर हम आयुष्य जो बांधते हैं ना, वो हमारी पूरी लाइफ में एक ही बार बांधते हैं, अंतर्मोरल पीरियड के लिए बांधते हैं। उस अंतर्मोरल पीरियड में जो हमारे भाव हैं, उस टाइम जो गति डिसाइड होएगी ना, वो हमारी नेक्स्ट गति होगी। वो समझ आ गया। जैसे नरक गति बांध ली, नरक गति बंध गया, अब नरक भी तो 7 है, अब मैं तो कौन उसी से टाइम नरक में जाऊंगी? उसी टाइम बंदेगा जिसमें आपको जाना है। उसी टाइम, सेम टाइम। नेक्स्ट आपको जहां जाना है ना, वो उस अंतर्मुहूर्त आयुष्य के साथ वाले में जब बंधेगा ना, तो उसी में डिसाइड हो जाएगा कि आपकी कौन सी गति होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपका कितना आयुष्य होगा। नहीं, आपने जितनी आयुष्य बांधी है उस अकॉर्डिंग आप नरक में जाओगे, सिंपल। जितना आयुष्य बांधा है उस अकॉर्डिंग हम नरक में जाएंगे। हाँ, वही वही। ऐसे कैसे, मैं नहीं समझी आंटी, सॉरी, ये पॉइंट आप प्लीज मुझे क्लियर कीजिए। नहीं, जैसे उन्होंने बोला ना, हम कौन सी नरक में जाएंगे करके, जब हाँ। आयुष्य बांधते हैं, तब समझो हमने 10,000 की आयुष्य बांधी तो प्रथम नरक में जाएंगे। 33 सागरोपम की आयुष्य बांधा तो 7वीं नरक में जाएंगे। ऐसे तो मैं उनका यही डाउट था कि कौन सी नरक में जाएंगे करके, गति नामकरण बांधा है तो क्या हर जैसे 7 लेयर्स है, तो हर का आयु फिक्स होता है? हाँ, सातों का अलग अलग है ना आयुष्य। अच्छा, प्रथम का 10,000 एक सागरोपम, दूसरा का एक सागरोपम 3, फिर 3 7 7 10 10 ठीक है। 7वें 17 नरक के 17। 33 सागरोपम है शायद, हाँ उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 30 हाँ रुपये। 33 था, हाँ 33। हाँ। तो इसीलिए जी हम जब आयुष्य बांधते हैं तो हम कितने कितना आयुष्य बांधे, उस अकॉर्डिंग हम उस नरक में जाएंगे। ऐसा समझ में आया? हाँ, जी सर, ये थैंक यू मुझे सर। पता था। थैंक यू आंटी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत कर रहे हो, मैं बस थोड़ा जो जो भी पता है वो बोल देती अच्छा है हूँ। ना, मेरे को भी जानने को मिलेगा। मैंने बहुत कुछ ऐसे बैकग्राउंड में नहीं पढ़ा हुआ, मेरा हाँ फर्स्ट हाँ। मतलब ऐसे ही इंटरेस्ट जगह पढ़ना स्टार्ट किया, तो ऐसा तो मेरा ऐसा बैकग्राउंड में बहुत कुछ थोकड़े वोकड़े कुछ आते नहीं है मेरे को। नहीं, लघु दंडक में किया हुआ है इसके लिए। वही मेरे को इसलिए बैकग्राउंड में कुछ आता नहीं है, तो ऐसे कनेक्शन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, कुछ आता है तो भी समझ नहीं आया था। तो इसलिए ये था हमारा पास में भव विपाकनी प्रकृति। 2 मेन इसके रीजन है, और ये रीजन सिर्फ और सिर्फ आयुष्य के अंदर ही अप्लाई होते हैं, कि उसमें ये दोनों क्वालिटीज पाई जाती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आयुष्य की चारों उत्तर प्रकृतियों को भव विपाकनी के अंडर में लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी आएगी क्षेत्र विपाकनी और जीव विपाकनी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास का हो गया टाइम, और जी तो सर। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग प्लीज पीछे का भी साथ में ना रिवाइज करते रहिएगा, वरना फिर एक साथ याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत से भी आप लोग सबने याद किया है, फिर वापस से 1 महीने का भी अगर गैप आ गया ना, भूल जाएंगे, तो वापस याद करना और मुश्किल है। तो साथ साथ में थोड़ा 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 जैसे भी आप लोग को टाइम मिले, 10-10 मिनट्स या जैसे भी सुविधा हो आप लोग की,
तो आप उसको देखते रहिएगा। दी बुक्स के लिए जरूर बोलना, बुक्स के बगैर हाँ, पढ़ाई होनी मुश्किल। बुक्स के लिए शायद रिजल्ट के बाद प्रोबेबली बुक्स पहुंचाई जाएगी। अच्छा, पास होना तो जरूरी है ना बुक्स के लिए। रिजल्ट कब आएगा? मैंने पूछा तो उन्होंने बोला था कि शायद 4-5 दिन में, बाकी नो आइडिया। ओके ओके। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। हम भी क्षमा याचना करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।